तो स्वागत है आप सबका दोस्तों सीए ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हम लोग सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ रहे हैं। और इस कोर्स को पढ़ते वक्त हम लोग के 2 चैप्टर यूनिट 1 के ख़त्म हो चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन जिन भी लोगों ने सीए ड्रीम्स के चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए उन लोगों तक जो लोग सीए फाउंडेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग टर्म्स देखना शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे 44 अकाउंटिंग टर्म्स लिख रखे हैं। तो क्या अकाउंट्स में केवल 44 टर्म्स होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंट्स में अनगिनत टर्म्स होते हैं, लेकिन ये 44 टर्म्स पढ़ने के बाद आप अकाउंट्स की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी अकाउंट्स की पढ़ाई शुरू करने के लिए। बट ये इस बात का ये कंक्लूजन नहीं है कि अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ 44 ही टर्म्स होते हैं। अकाउंट्स में अनगिनत टर्म्स होते हैं जो कि हम लोग अकाउंट्स पढ़ते वक्त जानेंगे। ठीक है, लेकिन ये 44 टर्म्स सीखने के बाद आप अकाउंट्स की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला टर्म है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन सबसे पहला टर्म है और ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक है, सेकंड टर्म है इवेंट्स, तो ये भी हम लोग फर्स्ट वीडियो में सीख चुके हैं। सही बात है। चलिए, अब इसके बाद थर्ड टर्म है हमारा अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? तो ये देखिए दोस्तों, अकाउंट जो होता है अकाउंटेंसी में, उसमें ये सबसे पहली साइड होती है जिसमें लिखा जाता है पर्टिकुलर्स। ये उसके बाद सेकंड साइड होती है जिसमें लिखा जाता है रुपीस। ये थर्ड साइड होती है जिसमें लिखा जाता है पर्टिकुलर्स, और ये चौथी साइड होती है जिसमें लिखा जाता है रुपीस। ये वाले पर्टिकुलर से लेकर ये रुपीस, ये इतना जो पोर्शन है, ये कहलाता है डेबिट साइड इस अकाउंट की। और ये वाले पर्टिकुलर से लेकर ये वाले रुपीस तक ये जो पोर्शन है, ये कहलाता है इस अकाउंट की क्रेडिट साइड। इस तरीके से बनता है आपका एक अकाउंट अकाउंटेंसी में दोस्तों। ठीक बात है, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो अकाउंट्स क्या होता है, उसमें 4 खाने हैं। पहला खाना पर्टिकुलर्स, दूसरा खाना अमाउंट यानी रुपीस, तीसरा खाना पर्टिकुलर्स, चौथा खाना अमाउंट यानी रुपीस। ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर से लेकर इस वाले रुपीस तक ये जो पोर्शन है ये कहलाता है डेबिट, और ये जो पोर्शन है इस पर्टिकुलर से इस रुपीस तक ये कहलाता है क्रेडिट। ठीक है, चलिए, तो अकाउंट भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है बिजनेस में? देखिए, ये मान लो एक इंसान है तुषार, और ये मान लो वो बिज़नेस शुरू करना चाहता है। तो ये तुषार है और ये तुषार का बिज़नेस है जिसे वो शुरू करना चाहता है। तो अपने बिज़नेस को शुरू करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ फंड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फंड लगाना पड़ेगा। और उस फंड को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। बिज़नेस शुरू करने के लिए जो फंड हमें लगाना पड़ेगा उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कैश के फॉर्म में लगाना पड़े तुषार को। तुषार ये जो फंड है ये किसी भी फॉर्म में लगा सकता है। कैश के फॉर्म में भी लगा सकता है, बैंक के फॉर्म में भी लगा सकता है, एसेट्स के फॉर्म में भी लगा सकता है, और स्टॉक के फॉर्म में भी लगा सकता है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में वो इस इनिशियल फंड को लगा सकता है बिजनेस को शुरू करने के लिए। और इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा कैपिटल। तो बिजनेस शुरू करने के लिए जो इनिशियल फंड बिजनेसमैन लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। अब मान लो बिजनेस शुरू करने के लिए तुषार ने 40,000 रुपये लगाए, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। बट 10,000 रुपये अचानक से 6 महीने के बाद तुषार को रिक्वायरमेंट लग गई उसकी। ठीक है, और वो रिक्वायरमेंट क्या थी? उसको अपनी फ़ीस भरनी थी कॉलेज वगैरह की। ठीक है, तो तुषार को रिक्वायरमेंट लगी है 10,000 रुपये की, तो उसने क्या किया? अपने बिजनेस में से ही 10,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए। ठीक है, तो ये जो पैसे उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं बिजनेस से, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा ड्राइंग्स। तो जैसे कैश कैपिटल, कैश, बैंक, एसेट, स्टॉक किसी भी फॉर्म में हो सकती थी, वैसे ड्राइंग्स भी कैश, बैंक, एसेट, स्टॉक किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हो सकता है तुषार
कैश में 10,000 रुपये निकाले, हो सकता है वो चेक में 10,000 रुपये निकाले, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र बैंक के किसी भी फॉर्म में 10,000 रुपये निकाल ले। हो सकता है वो एसेट्स 10,000 रुपये के एसेट्स रख ले बिज़नेस के, हो सकता है वो 10,000 रुपये का स्टॉक रख ले बिज़नेस का। तो कुल मिला के बात ये हुई कि बिज़नेस शुरू करने के लिए जो फ़ंड लगाया बिज़नेसमैन ने वो कहलाएगा कैपिटल। लेकिन बिज़नेस में से कोई भी चीज़ अगर बिज़नेसमैन निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो वो क्या कहलाती है? ड्राइंग्स। ठीक है, चलिए अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ हम सीखेंगे एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटी क्या होती है। तो एसेट लाइबिलिटी सीखने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? हमें ये सीखना ज़रूरी है कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो ये है एक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की बैलेंस शीट। ठीक है, ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट में 4 कॉलम्स हैं। जैसा अकाउंट बनता है वैसे ही बैलेंस शीट भी बनती है, बट बैलेंस शीट में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बैलेंस शीट का ये जो सबसे पहला साइड है ये कहलाता है लाइबिलिटी, जो दूसरा साइड है वो कहलाता है रुपीज़, तीसरा है एसेट्स और चौथा है रुपीज़। ठीक है, ये लाइबिलिटीज़ के रुपीज़ है यानी ये लाइबिलिटीज़ की अमाउंट है, और ये एसेट्स के रुपीज़ है यानी ये एसेट्स की अमाउंट है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि एसेट्स को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर बेनिफिट्स, और लाइबिलिटीज़ को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर पेमेंट्स। यानी फ्यूचर में जिन भी चीज़ों से हमें बेनिफिट हो सकता है उसको हम कहते हैं एसेट्स, और फ्यूचर में जिन भी चीज़ों के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी उनको हम कहते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे कि जो आपके डेटर्स होते हैं वो फ्यूचर में आपको क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, इसलिए फ्यूचर में उनसे बेनिफिट मिलेगा, इसलिए वो क्या है? एसेट है। लेकिन जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनको फ्यूचर में पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, इसलिए वो क्या है? आपके लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, 12 महीने का किराया भरना था आपको और आपने सिर्फ 11 महीने का किराया भरा है, तो 1 महीने का जो किराया नहीं भरा है उसको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा ना, इसलिए वो क्या है? लाइबिलिटी है। लेकिन 12 महीने का किराया भरना था और आपने 14 महीने का किराया भर दिया, तो 2 महीने का किराया एक्स्ट्रा भर दिया। ठीक है, 2 महीने का किराया एक्स्ट्रा भर दिया है, तो 2 महीने तक अब आप कमरे में रहने का बेनिफिट उठा सकते हैं ना, तो वो क्या है? वो जो 2 महीने का एक्स्ट्रा किराया भरा है वो क्या है? वो एक एसेट है। ठीक है, चलिए बात करी जाए बैंक से जो लोन लिया है आपने वो फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, इसलिए वो लाइबिलिटी है। जो मशीन खरीदी है आपने वो आपको सालों तक जो आपका प्रोडक्शन है उसमें बेनिफिट देगी, इसलिए वो एसेट है। कैपिटल जो होती है, जो बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई है, तो हमें तो बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है ना, हमें इस बिजनेसमैन से क्या लेना देना? तो हमें बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है। तो बिजनेसमैन ने जो कैपिटल लगाई है बिजनेस में, तो वो कैपिटल भी तो वापस करनी पड़ेगी ना बिजनेसमैन को कुछ समय के बाद, या फिर जब बिजनेस बंद हो रहा है उस समय। तो ये अल्टीमेटली ये जो कैपिटल का पैसा है ये क्या करना पड़ेगा? बिजनेस को, बिजनेसमैन को वापस करना पड़ेगा ना, तो कैपिटल भी तो एक तरीके की लाइबिलिटी हुई। ठीक है, और उसी तरह ये जो ड्राइंग्स है ये एक तरीके का एसेट हुआ। क्यों? क्योंकि मान लो 40,000 रुपये की कैपिटल लगाई है बिजनेसमैन ने बिजनेस में, तो उसमें से 10,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिए। ठीक है, 10,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिए, तो 10,000 रुपये अब कम पे करने पड़ेंगे ना बिजनेसमैन को। बिजनेस को 40,000 रुपये पहले पे करने थे बिजनेसमैन को, तो अब केवल 30,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपये तो बिजनेसमैन पहले ही विड्रॉ कर चुका है। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग्स है 10,000 रुपये की जो पर्सनल यूज़ के लिए निकाली है बिजनेसमैन ने बिजनेस से, तो ये अल्टीमेटली क्या कर रही है? बिजनेस की लाइबिलिटी को कम कर रही है ना। तो वो चीज़ें जो बिजनेस की लाइबिलिटी को कम कर रही हैं वो एसेट्स कहलाएंगी। सही बात है, बिजनेस की लाइबिलिटी थी 40,000 रुपये, लेकिन इस लाइबिलिटी को 10,000 रुपये से कम कर रहा है ना ड्राइंग्स, तो इसलिए ड्राइंग्स क्या होगा? एक एसेट होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? कोई समस्या बताइए? नहीं? अगर कोई भी समस्या आपको होती है, कोई भी समस्या, कोई कंसेप्चुअल दिक्कत,
या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन का उपयोग ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक बात है। मैं कमेंट सेक्शन देख लिया करूँगा और जो भी उसमें आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दिया करूँगा। ठीक, अब देखिए एसेट्स जो होते हैं ये दो फॉर्म के होते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें लंबे समय तक का बेनिफिट दे रही है, जो हमें लंबे टाइम पीरियड का बेनिफिट दे रही है, तो वो कहलाती है नॉन करंट एसेट्स। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो हमें छोटे पीरियड का, शॉर्ट पीरियड का ही बेनिफिट दे रही है, तो वो कहलाती है करंट एसेट्स। जैसे कि डेटर्स हैं, तो वो जनरली 2 या 3 महीने में ही मैक्सिमम हमारा पैसा वापस कर देंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लेंगे वो पैसा वापस करने के लिए, तो वो करंट एसेट्स में आएंगे। जो स्टॉक है हमारा, उसको हम कभी भी बेच के पैसा रियलाइज़ कर सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा समय तक हमारे पास नहीं रखा रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, करंट एसेट। लेकिन जो लैंड है हमारे पास, जो हमने ज़मीन खरीदी है, तो उसको तो हम सालों साल तक रखे रहेंगे ना बिजनेस में, तो वो क्या है, नॉन करंट एसेट्स। जो मशीन हमने ली है प्रोडक्शन के लिए, तो वो हमारे फैक्ट्री में सालों साल रखी रहेगी ना, तो वो क्या है, नॉन करंट एसेट है। ठीक है, तो ये था एसेट्स का क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं ज़रा लाइबिलिटीज़ का क्या क्लासिफिकेशन है। तो लाइबिलिटीज़ दोस्तों दो प्रकार की होती है। पहली इंटरनल लाइबिलिटी, दूसरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो पैसा हमें बिजनेस के जो अंदर के लोग हैं उन्हें वापस करना है। ठीक है, ये हम क्या, किसको वापस करना है, बिजनेस के अंदर के लोगों को वापस करना है। और किससे वापस करना है, बिजनेस को वापस करना है। बिजनेस को पैसा वापस करना है, किसको, बिजनेस के अंदर के लोगों को, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनल लाइबिलिटी। और बिजनेस को पैसा वापस करना है, किसको, बिजनेस के बाहर के लोगों को, तो वो कहलाएगा एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो इंटरनल लाइबिलिटी में क्या, केवल कैपिटल आता है दोस्तों। और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है ये दो प्रकार की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब अगर आपको पैसा 12 महीने के बाद वापस करना है, तो वो कहलाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। और अगर आपको पैसा 12 महीने या उससे कम पीरियड में वापस करना है, तो वो कहलाएगा करंट लाइबिलिटी। जैसे कि जो क्रेडिटर्स का पैसा होता है वो जनरली आपको 12 महीने से कम पीरियड में वापस करना होता है। ठीक है, 12 महीने या उससे कम पीरियड में वापस करना होता है, तो वो करंट लाइबिलिटी है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, 12 महीने का किराया देना था, 1 महीने का किराया नहीं दिया है, तो वो जो 1 महीने का किराया है वो आपको 12 महीने से कम पीरियड में ही तो देना होगा, तो वो क्या होगा, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, लेकिन जो आपने बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक से जो लोन लेते हैं वो लंबे पीरियड के लिए लेते हैं ना, तो जनरली वो 12 महीने के बाद ही वापस करते हैं जाके, तो वो क्या आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या आ सकता है नॉन करंट लाइबिलिटी में, अगर हमने पब्लिक से कोई डिपॉजिट ले रखी है, लोगों से पैसा ले रखा है, तो वो जनरली हम 1 साल के बाद ही वापस करते हैं, तो वो भी आपका नॉन करंट में आएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, जो कि है रिसीट्स। ठीक है, रिसीट्स का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए आपको अगर ये क्या है, आपके गुड्स, ये आपको बाज़ार में बेचने हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये आपके एसेट्स हैं। ठीक है, ये भी आपको बाज़ार में बेचने हैं। क्लियर है दोस्तों, तो गुड्स और एसेट दोनों आपको बेचने हैं। अगर इनको बेचने पे तुरंत पैसा मिल जाएगा, ठीक है, तुरंत, यानी नकद में तुरंत सेल हुई है। 10,000 रुपये के गुड्स बेचने थे, तुरंत 10,000 रुपये दे दिए किसी ने और आपने उसको गुड्स दे दिए। आपको 20,000 का एसेट बेचना था, तो तुरंत आपको ग्राहक मिल गया, आप, उसने आपको तुरंत 20,000 रुपये दिए और आपने उसको एसेट थमा दिया। तो ये जो नगद में सेल हुई है, तो ये जो अमाउंट आपको मिल रहा है ये क्या कहलाया जाएगा, ये रिसीट कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, रिसीट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन एक और बात समझिएगा ज़रा,
और क्या समझना चाहेंगे हम कि मान लो ये गुड्स है, ठीक है, और आप इसको बेचना चाहते हैं 10,000 रुपये में, ठीक है, और जो आपका ग्राहक है वो कह रहा है आज हमारे पास पैसे नहीं है, 2 दिन बाद पैसे ले लेना, ठीक है, तो वो 2 डेज़ के बाद पेमेंट करेगा, ठीक है, गुड्स की। तो 2 दिन के बाद आपको पैसा मिलेगा ना, सही बात है। तो 2 दिन के बाद आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आप आज ही इसको रिसीट मान लोगे, ठीक। किस हिसाब से? आप इस हिसाब से मानोगे कि आपने उधार पे सम गुड्स बेचे हैं और 2 दिन के बाद उसका जो रिसीट है वो मिल जाएगी, यानी उसका जो पैसा बनता है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये मान लो एसेट्स हैं, और ये आपका ग्राहक है। इसको आपने गुड्स एसेट्स बेच दिए, ऑफ़र किए, और इसने कहा कि मैं 2 दिन के बाद पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी रिसीट कहलाएगा कि आपने उसको एसेट्स बेच दिए हैं, बस पेमेंट अभी मिली नहीं है, 2 दिन के बाद मिल जाएगी। तो रिसीट आज हुई नहीं है, रिसीट 2 दिन के बाद मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा? रिसीट कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब जो रिसीट होती है दोस्तों, ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। रिसीट्स जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है कैपिटल रिसीट्स, ठीक। और दूसरी होती है रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है दोस्तों। तो कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या हुआ? तो कैपिटल रिसीट्स का ये मतलब है वो कमाई, ठीक है, वो कमाई जो बिजनेस में आपको रोज रोज नहीं होती, ठीक है। तो ये एक ऐसी कमाई है जो आपको बिजनेस में रोज रोज नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो आप एसेट्स बेच रहे थे ना, ये एसेट्स तो रोज़मर्रा में आप बेचते नहीं हो, ठीक है। तो चाहे आप एसेट्स उधार पे बेच रहे थे, चाहे आप एसेट्स नगद पे बेच रहे थे, तो यहाँ पे जो आपकी रिसीट हो रही थी ये कैपिटल रिसीट थी, क्योंकि आप रोज़ रोज़ तो बेचते नहीं हो इनको, तो रोज़ रोज़ तो इनकी कमाई होती नहीं आपको, ठीक है। तो रोज़ रोज़ की जो कमाई नहीं होती उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट, और जो रोज़ रोज़ की कमाई है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। ये कैपिटल रिसीट जो होती है ये जनरली बड़े अमाउंट की होती है, और ये जो रेवेन्यू रिसीट होती है वो जनरली छोटे अमाउंट की होती है, ठीक है। अब जरा इसकी एग्जांपल दे दीजिए सर। तो कैपिटल रिसीट के मैंने अभी दिया कि आप एसेट्स रोज़ रोज़ तो बेचते नहीं हो, तो इसलिए इससे जो कमाई होगी वो कैपिटल रिसीट कहलाएगी, ठीक है। और जनरली आप एसेट बेचोगे तो बड़े अमाउंट में बेचोगे, ठीक है। जैसे कि आप मशीन बेचते हो तो जनरली उसको लैक्स के फिगर में बेचोगे, ठीक है, या फिर लैक्स में नहीं, 40,000 50,000 ऐसे बड़े अमाउंट में बेचोगे, ठीक है। लेकिन जो रेवेन्यू रिसीट है वो आपकी रोज़ रोज़ की कमाई है। तो जैसे आप ये गुड्स बेच रहे थे, तो गुड्स चाहे नगद बेच रहे थे चाहे उधार बेच रहे थे, लेकिन इससे जो कमाई होती है ये बिजनेस की रोज़ रोज़ की कमाई है ना, और रोज़ रोज़ की कमाई है तो एक डेफिनेट अमाउंट की कमाई है ना। जैसे कि मान लो हमारा बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का, ठीक है, तो जो गारमेंट्स आप बेच रहे हो वो आपके रोज़ की तो कमाई है, तो उससे जो कमाई हो रही है वो रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। और मान लो वो 500 रुपये का बेच रहे हो, तो हर बार जो 500 500 रुपये आपको जनरेट हो रहा है वो आपकी रेवेन्यू रिसीट है,
ठीक है, क्लियर बात है दोस्तों। इसके साथ साथ और क्या क्या रेवेन्यू रिसीट में आ सकता है? इंटरेस्ट की कमाई, डिविडेंड की कमाई, कमीशन की कमाई, और इसके साथ साथ अगर आपको ने कोई ज़मीन किराए पे दे रखी है तो उससे जो रेंट मिल रहा है यानी रेंट रिसीव्ड, ये भी क्या होगा? ये भी एक रेवेन्यू रिसीट होगा। ठीक है दोस्तों, सही बात है। तो ये भी क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये रोज़ रोज़ की कमाई है, ये छोटे अमाउंट की होती है जनरली। ठीक है, तो इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, कमीशन हो, और आपका चाहे रेंट रिसीव्ड हो, ये सब इनकी अमाउंट्स जो होती है डिनोमिनेशन, वो बहुत बड़ी नहीं होती, तो इसलिए रेवेन्यू रिसीट होती है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक डिस्टिंक्शन है वो आपको इस हिसाब से करना है कि कैपिटल रिसीट से जो कमाई होती है वो रोज़ रोज़ नहीं होती है, लेकिन रेवेन्यू रिसीट से जो कमाई होती है वो रोज़ रोज़ होती है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? समझ में आया? चलो, ठीक है भाई। तो 8 टर्म्स हमने इस वीडियो में सीख लिए हैं। इसके आगे का हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, और टर्म्स। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अपने जितने भी सीए फाउंडेशन के दोस्त हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।